टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं और आप लोगों को लग रहा है कि अरे सीधा 12th कैसे स्टार्ट कर दिया, तो आप प्रीवियस क्लासेस को जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। वैसे देखिए, इससे पहले हम लोगों ने भूगोल को सीरियसली तो उतना नहीं लिया, लेकिन क्लास 12th अगर आप यूपीएससी देना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ इसे पढ़ना होगा, ठीक है। अगर मैं एक एक लाइन ऐसे पढ़ती चली जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छा ही लगेगा। तो इसलिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके पढ़ाएंगे जो मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में नहीं आया, या फिर जो मुझे खुद भी समझ में नहीं आया, और फिर हम उसे समझ के समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भूगोल एक विषय के रूप में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो भूगोल है उसे किस तरीके से मानव का प्रकृतिकरण तथा प्रकृति का मानवीकरण, आज हम इस हेडिंग को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप बच्चे तो नहीं हैं कि मैं आपको एक एक लाइन पढ़ाऊँ फिर क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँ, तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और आप भी वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे। तो आज से हम ना कुछ न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाएंगे और उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। मैं अपने पॉइंट्स रखूँगी, आप भी अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ इस पॉइंट में कुछ गड़बड़ी है तो अवश्य रखिएगा, क्योंकि हम भी गलत हो सकते हैं। हम रोबोट नहीं हैं, हम मशीन नहीं हैं, हम गूगल नहीं हैं, इंसान ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो आखिर ये होता क्या है? मानव का प्रकृतिकरण तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है? देखिए, मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न व निर्माण करता है। जैसे कि हम पर्यावरण का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं ना, जैसे पेड़ हैं तो हम पेड़ों का उपयोग करते हैं ताकि हम फर्नीचर्स बना सकें। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या बनाने में उपयोग करते हैं। हम उपयोग करते हैं और उसे कई सारी तकनीकों और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसे इन्हांस करते हैं और सुंदर बनाते हैं। जैसे लकड़ी ही ले लीजिए, तो अब अगर उस पर डिज़ाइन बनानी है तो अपने आप तो नहीं बनती, हमें उसकी तकनीक और कला आनी चाहिए, ठीक है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। अगर हमें विकास करना है किसी भी स्थान का तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी ना। अगर मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि ये एक बंजर ज़मीन है, ठीक है, ये एक बंजर नहीं, मान लीजिए ये एक उपजाऊ ज़मीन है, ठीक है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक किया कि ये यूपी की ज़मीन है, उपजाऊ है, इसमें उगते हैं कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं उगती हैं और आपको इसमें प्लांटिंग करनी है। हम आपको 1 महीने दे दिए कि हम 1 महीने बाद आएंगे तो हमें पूरा हरा भरा दिखना चाहिए, उसमें खेती नहीं, हमें फूल वाले प्लांट्स चाहिए, ठीक है। तो आप पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ना कि मौसम कौन सा है, हम कौन से पेड़ों को लगाएं जिसमें फ्लावर्स ढेर सारे आएँ। जैसे नवंबर टाइम में अगर डहेलिया लगाया जाए तो बहुत अच्छे और सुंदर फ्लावर्स आते हैं, लेकिन उन्हें अगर अभी लगाया जाए तो उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। इस टाइम गेंदे में फ्लावर्स हैं, गुलाब में बारिश के मौसमों में और अभी के मौसम में आप देखेंगे तो बहुत सारे रोजेस आते हैं। नहीं तो आप गुड़हल लगाएंगे तो पहले उस जगह का आप निरीक्षण करेंगे ना कि हाँ इसकी मिट्टी में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर हम इसमें थोड़ा सा खाद डाल दें तो चीज़ें और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी। तो यही इसमें भी बताया गया है कि अगर हमें किसी भी चीज़ प्रौद्योगिकी का विकास करना है तो पहले तो हमें नियमों के ढंग को समझना होगा। जैसे कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी काफ़ी ज़्यादा सहायता की है। अगर मान लीजिए एप्पल का पेड़ नहीं होता, अगर न्यूटन नहीं होता, तो पता कैसे चलता कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कहीं ना कहीं है। अगर न्यूटन ने अपने जीवन में जो भी गलतियां की या जो भी अच्छे कार्य किए वो उसके जीवन में घटित नहीं होते तो क्या वो एप्पल वाला जो घटना है वो हुई होती? नहीं होती।
इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए हर ह्यूमन में अलग होता है, ठीक है, और डीएनए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। उसकी रिसर्च से ना हमने कई सारी जीन थेरेपी और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके बहुत सारी बीमारियों से हमने लड़ना संभव बना लिया है। प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। इसका मतलब है कि यदि मान लीजिए पहले क्या होता था कि हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ठीक है, जैसे कि लिया जाए कि हाँ अगर ये फ्लावर है, इसमें जितने फूल आ रहे हैं उतने ही आते थे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर अब क्या है, हम लोग के पास कई सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिन्हें हम डालेंगे उन प्लांट्स में तो अच्छा हो जाएगा। पहले क्या होते थे, हम सब्जियों को जितना टाइम लग रहा है वो उतने ही टाइम में उगेंगी, तो जिससे कि जनसंख्या बढ़ने के बाद ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन अब क्या होता है, हमारे पास कई सारी ऐसी तकनीक हैं, हार्मोन्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। कुछ खाद भी इस प्रकार के हैं जिनका उपयोग करने के बाद उनकी जो विकास की दर है वो बहुत अधिक हो जाती है, वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। हाइब्रिड भी कहा जाता है उन्हें। और भी कई चीज़ों का उपयोग करके हमने अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश की है। मानव का प्रकृतिकरण। बेंदा मध्य भारत के अबूझ जमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो कि जंगल के बीच हैं। यहाँ पक्षी तथा कुत्ते जिनकी भीड़ प्रायः गांव में मिलती है। ये कहानी है, हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक छोटा ही आपको समझाते हैं, ठीक है। और उससे लगता है कि वो जहाँ रहता है वो बहुत अच्छी जगह है, वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है। मान लीजिए आपको ऐसी जगह घर हो जहाँ पे हिल स्टेशन हो, बहुत सुंदर सा हो, बर्फ़ हल्की हल्की पड़ती हो, सुबह की जो धूप है वो आपके पूरे घर में आती हो, एंड हवाएं बहुत अच्छी हों, प्लांट बहुत अच्छा हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना। आप कहेंगे हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे स्थान पर रहने का मौका मिला है। तथा कई सारे विशिष्ट पादप भी हैं। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि वहाँ पे कई सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं जिन्हें वो चाहे तो उनकी दवाइयाँ बना के वो बेच सकता है, जिनसे वो अपनी आय का स्रोत भी वो कहीं ना कहीं उसके लिए हैं। और स्थानों के बारे में भी वहाँ समझाया जाता है। वो चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में इन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो अचानक सहसा वो सुनता रहता है कि हाँ मैं इतना भाग्यशाली हूँ। उन्होंने इस जड़ी बूटी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन बताई थी कि इससे इस जो बीमारी है उसका इलाज किया जा सकता है। काश अगर मैंने सुन लिया होता तो अच्छा होता। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए आए हैं, तो फिर वो वहीं कहीं छुप जाते हैं। ये जो कथा है इसकी दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़ें जो कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग तथा संरक्षित है तथा प्रत्यक्ष रूप से हम कहीं ना कहीं प्रकृति पे निर्भर हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पे निर्भर हैं। आपको कितना भी सुंदर गाना सुना दिया जाए, कितना भी जतन कर लिया जाए, ठीक है, कोई भी गाना किसी भी सिंगर का, लेकिन अगर आपको हिल स्टेशन में ले आके फिर कोयल और चिड़ियों और पानी के गिरने की आवाज़ अगर सुनाई दे, झरने की, और मंद मंद हवा, तो क्या वो अच्छा नहीं लगेगा। तो नेचर हमेशा से बेस्ट होता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे सुबह उठते भी हैं क्योंकि वो जाके चिड़ियों की आवाज़ सुन सकें, उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अगर आप बहुत अच्छे नहीं हैं, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो रोज़ सुबह उठ के जॉगिंग जाते हैं, अगर आप वो जॉगिंग नहीं कर सकते ना तो आप मेडिटेशन कीजिए जस्ट फॉर 5 मिनट्स। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 2 घंटा बैठ जाइए मेडिटेशन करने, नहीं, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है। हम 5 मिनट मेडिटेशन करें, ज़रूरी नहीं हम बैठ के फिर साधुओं की तरह ही मेडिटेशन करें। आप जाइए कहीं शांत खड़े होइए, अपने घर की बालकनी में छत पे चले जाइए, सुबह 4 बजे निकलिए और फिर उन चिड़ियों की आवाज़ सुनिए, बस नेचर को फील कीजिए और फिर देखिए कि आपकी आत्मा को कितनी शांति मिलती है और आपका दिन कितना अच्छा जाता है।
तो चलिए, हमने इस पर डिस्कशन किया, हमने जाना कि मानव का प्रकृतिकरण तथा प्रकृति का मानवीकरण क्या है और इससे क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।